और बंगाल के नवाब के बीच या उस टाइम कौन कौन सी घटनाएं हुई, जिन पर आज हम लोग जो है इस प्रोग्राम के तहत मुलाकात कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या हर टॉपिक के बाद हम लोगों ने आपसे बताया था कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो है सैटरडे को हमारी आपकी जो है ये क्लास होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है दोनों दिन सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया, जो कि टेस्ट होना था, तो संडे को अपना क्लास हो रहा है। तो आज हम लोग जो है आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ रहे हैं। आज हम लोग जो है बंगाल के बारे में बात करेंगे, बंगाल के बारे में क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम, और आई होप कि 20+ क्वेश्चंस जो भी हमारा विद्यार्थी सॉल्व कर पाता है वो बहुत बेहतर पोजीशन में होगा। ठीक है, अजय कुमार वेरी गुड इवनिंग बेटा, मनीष दहिया वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, कुंदन ठीक है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर नसीम वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो आप सभी लोग जो है जुड़ चुके हैं, और अब हमें अपने जो है क्वेश्चंस पर कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, अनडिफाइंड गुड इवनिंग बेटा, सारे लोग आ जाएं, और आई होप कि आज हम लोग जो है बहुत अच्छा क्लास करेंगे। और यहाँ पर आप लोग खुद बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि बड़े इत्मीनान से स्लोली ठीक है सोच करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये प्रश्न अब उतने कठिन आपके लिए नहीं रह गए हैं जितना कि आपके लिए कठिन रहता था। अगर आपने क्लास को ठीक से किया होगा, 1 से 2 बार अगर आपने क्लास को वॉच किया होगा, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें उम्मीद है कि जो है 90% प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग सही देंगे। तो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करें, बहुत बेहतर है। ठीक, बाकी लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, बाकी लोग एकदम साइलेंट हैं, बस हमारे 4 ही 5 विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू हैं। ठीक, सोमेश गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, ठीक, कुंदन माधुरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप लोग जुड़ रहे हैं, आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अच्छे से सोचते हुए समझते हुए, क्योंकि यही क्वेश्चंस होता है जो आपके एग्जाम में आता है, और अंतिम रूप से आपका जो चयन होता है उस प्रक्रिया में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो और अधिक हम लोग बात ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, और आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस UPPCS 2013 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ UPPCS का ये प्रश्न है, ये हर स्टेट का क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो है स्टेट PCS के अलावा वनडे एग्जाम में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और UPSC में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स के हैं जो आपके बीच प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब प्रश्न में आपको यह भी ध्यान देना होता है कि क्वेश्चंस को कैसे समझना चाहिए, या कौन सा की पॉइंट है जिसको आपको जानना है और उसके आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बाकी की लाइनों के बारे में आपको नहीं सोचना है। हाँ, एक चीज और भी है, मुगल सम्राट के द्वारा, ध्यान रखना है, कंपनी के द्वारा नहीं, मुगल सम्राट के द्वारा। ठीक है, तो मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यानी कि जो स्टेट्स हुआ करते थे वह सेंटर के अधीन हुआ करते थे। केंद्र में दिल्ली था, दिल्ली में मुगलों की शासन सत्ता थी, तो जाहिर सी बात है कि जो मुगल होंगे वो सेंटर में होंगे, और उनके अधीन जितने भी स्टेट होंगे वहां पर उनके अधीनस्थ शासक शासन करेंगे जो गवर्नर कहलाते थे। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि इस प्रश्न में अगर हम देखें तो अंतिम गवर्नर कौन था, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, पहला सरफराज खान, सेकंड मुर्शीद कुली खां, थर्ड अलीवर्दी खां, और उसके बाद सुजाउद्दीन। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा इस बात को देखिए, आपको याद होगा कि मैं आपको बता दूं 1701 के आसपास की बात है। औरंगजेब के शासनकाल में ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था। कुछ किताबों में दीवान दिया हुआ है, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। समय बीता, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद की प्रक्रिया में मुर्शीद कुली खां आगे बढ़ता है, और कहा जाता है कि उसके बाद मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक, जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर बनता है तो आपको पता है कि वहां पर एक दीवान होता है जिसका नाम होता है अजीम उस शान।
दीवान जो होता है विशेष करके मुगल परिवार से ही रिलेटेड होता है। तो अजीम उस शान और मुर्शीद कुली खां के बीच रिलेशन अच्छा नहीं था, लेकिन वह जैसे तैसे अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे थे। वहीं पर आगे चल करके मुर्शीद कुली खां ने जो है मुगलों की कमजोर स्थिति को देखते हुए, जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर का शासनकाल आता है, उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए खुद को अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है। तो एक बार आप यहां पर देखेंगे कि बंगाल का जो पहला स्वतंत्र नवाब था वह है मुर्शीद कुली खां। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब जो मुर्शीद कुली खां है, इसी को भेजा गया था गवर्नर बना करके, किसके द्वारा? मुगल बादशाह के द्वारा। तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो होगा वह होगा मुर्शीद कुली खां। तो यहां पर आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता या मान लीजिए आंसर नहीं क्लियर हो पाता, तो भी आपको जल्दबाजी नहीं करना होता है, ठीक है। और आप यहां पर देखेंगे जैसे करना क्या होता है, आप एक लिस्ट बना लीजिए। मुर्शीद कुली खां के बाद आप देखेंगे जो है कि शुजाउद्दीन का समय आता है। आपको हमने लिस्ट बनवाया था, आपको याद होगा। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां का नाम लिया जाता है। सरफराज के बाद अलीवर्दी खां। इस ऑप्शन में जो जो दिया है उन्हीं के नाम को हम लोग देखेंगे। अलीवर्दी खां, ठीक है, 4 नाम यहां पर है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि जो पहला नवाब, स्वतंत्र नवाब जो बंगाल को आपको मिला वो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के बाद अलीवर्दी खां। और आपको पता है कि अलीवर्दी खां ने ही गेरिया के युद्ध में सरफराज खां को जो है क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी। तो निश्चित रूप से अलीवर्दी खां का ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इनके ऊपर आपने बंगाल के नवाबों को देखा था और गवर्नर जो होता है वो नवाब से छोटा होता है, ठीक है। तो अलीवर्दी खां के पहले ही नवाब बन चुके थे, तो अलीवर्दी खां आंसर होगा नहीं, ठीक है। सुजाउद्दीन, आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां से पहले सरफराज खां नवाब था, सरफराज खां से पहले सुजाउद्दीन नवाब था, उससे पहले मुर्शीद कुली खां था। तो यानी कि अगर आपको यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अंतिम गवर्नर मुगल द्वारा कौन था, अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आंसर आप नहीं पहुंच पा रहे कि मुर्शीद कुली खां था, तो आपको क्रॉस करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो जो जो नहीं हो सकता उसको आप कट कर दे और ऐसे में आप सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। यानी कि सरफराज कैंसिल हुए, ठीक है, अलीवर्दी खां कैंसिल हो गए, सुजाउद्दीन कैंसिल हुए। अब उसके बाद आपको भले ना याद हो कि मुर्शीद कुली खां था कि नहीं था, लेकिन तो भी आपका ये सही आंसर होगा। एक परिस्थिति और बनती है, कई बार होता क्या है कि बेटा 2 ऑप्शन में आप रुक जाते हैं। तो सोचिए कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है तो भी आपके पास 50% चांसेस बनते हैं कि आपका प्रश्न सही हो। तो ऐसे में अगर 2 ऑप्शन, किन्हीं 2 ऑप्शन में अगर आप आके फंसते हैं तो भी आपके सही होने के चांसेस 50% होते हैं। और 4 ऑप्शन आपका बनता है, चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए कई बार आपको यही करना चाहिए कि जब सीधे आपको आंसर ना मिले तो आप पहले उन सभी ऑप्शन को कट करना सीखिए कि जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके आधार पर आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आप दे पाएंगे। बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्नों का आंसर दिया है, ठीक है। और ठीक, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। दीपक शर्मा, दीपक, ठीक है, तनु साहू, दीपक, मोनिका गौतम, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड इवनिंग। भारत, सारे विद्यार्थी हमारे जुड़ चुके हैं। रितेश, ठीक है, हरि, मोहिनी, ठीक है, प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये क्वेश्चंस मैं फिर कह रहा हूं कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरा इस प्रश्न पर अधिक समय लेने का तात्पर्य यही था मुन्ना कि आप, ठीक है, मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट आंसर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वे विद्यार्थी जो सीधे नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए तरीका मैंने आपको बताया कि कट करके जो है आप सही आंसर पर पहुंचेंगे। और आज हम लोग अमूमन क्वेश्चंस जो देखेंगे उसमें हम लोग यही करेंगे कि जो ऑप्शन नहीं है पहले उसको कट करेंगे और जो ऑप्शन सही है उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक। तो ये पहला प्रश्न आपका जो है इसका सही आंसर आप देखेंगे मुर्शीद कुली खां जो है ये बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर था जो मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया था और यही जाकर के अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में जो है नियुक्त करता है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बात को बड़ी बारीकी से ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अब इसमें यहां पर आपको क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ये प्रारंभ
यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस देखना है, और प्रभुत्व को, ठीक है। यानी कि वो कौन सा युद्ध है इन चारों ऑप्शन में से जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के प्रभुत्व को स्थापित किया कि हां अब ये कंपनी मजबूत है और आने वाले टाइम में कंपनी की ही शासन सत्ता हिंदुस्तान पर होगी, ठीक है। तो यहां पर आप इस कीवर्ड को आप चेक करेंगे कि प्रारंभ, यानी कि किस युद्ध के बाद प्रारंभ किया, ठीक। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी आंसर दे ही रहे हैं और काफी अच्छी बात है, ठीक है, लगातार, ठीक है। ममता, ठीक है, शुभम, लालू, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऑप्शन ए, कुछ लोग बी, अलग अलग प्रकार से दे रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा युद्ध है। अच्छा, इस क्वेश्चन में निश्चित रूप से हम आपको बता दें, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, बट घबराना नहीं, थोड़ा सा बारीकी से आपको ध्यान देना है। यह क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपी प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 1994 में, 1994 में एमपी पीसीएस का एक प्रश्न है, ठीक। अब आप यहां पर देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन है, बक्सर की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान देते हैं। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, मैसूर आई होप कि 90 के आसपास, और ये तो 1857 दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लेना है। तो अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। देखिए वैसे तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1857 के पहले तक, आइए पहले इसको कट करते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें डी, 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, तो देखिए ये कब हुआ, 1857 में हुआ। और आपको पता है कि 1857 के पहले ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों पर, कई सारे नेटिव स्टेट्स पर हो चुका था। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका, ये कट हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद मैसूर की तीसरी लड़ाई, आपको पता है कि मैसूर के तीसरी लड़ाई के पहले जो डेट आप यहां पर देख पा रहे हैं, उससे पहले ही आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना खेल खेल चुकी थी। 1757 और 1764 में बंगाल जैसे राज्य को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में कंपनी ने ले लिया था, ठीक है। यानी कि आपका यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास बेटा दो ऑप्शन बनता है, एक बक्सर की लड़ाई और एक प्लासी, ठीक है। और अमूमन विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होंगे, जिनके भी आंसर आ रहे हैं ए बी करके इसी में आ रहा है, बक्सर और प्लासी। अब देखिए, मान लीजिए आप यहां पर एकदम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप चांस ले सकते हैं और आपका यहां पर 50% चांस बनेगा सही होने का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गंभीरता से ध्यान देंगे तो बात को समझिए। दरअसल 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने, आपको याद होगा, भले ही सैनिक प्रतिभा को नहीं दिखाया गया अंग्रेजों के द्वारा, भले ही कूटनीतिक लड़ाई थी, भले ही ये धोखे से लड़ा गया था, धोखे से जीता गया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल किया कि नहीं किया? किया था। नवाब सिराजुद्दौला को रण छोड़ना पड़ा, भले ही दोनों सेनाओं के बीच में जंग उस प्रकार से नहीं हुआ जिस प्रकार से लोग कल्पना करते थे, ठीक है। एक कूटनीतिक रणनीतिक जीत थी इनकी, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय तो प्लासी के युद्ध में प्राप्त हुआ। हालांकि एक बात हम आपको बता दें, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बीच में क्या डिफरेंस है। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ डिसमिस नवाब मीर कासिम, उनके साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, उनके साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना एक साथ थी। यानी कि रण के मैदान में एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और डिसमिस नवाब पदच्युत नवाब मीर कासिम, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आप देखेंगे वहां पर गवर्नर वेनस्टार्ड और जो है हेक्टर मुनरो, इनकी विशाल सेना। तो दोनों तरफ विशाल सेनाएं थी जो है बैटल ऑफ बक्सर में, जो 1764 में लड़ा गया। तो दोनों तरफ विशाल सेनाएं थी और दोनों तरफ का रण जो था इस परिणाम को दिखाता कि इस रण में जो कोई भी जीतेगा वह निश्चित रूप से अपने सैनिक क्षमता को दिखा देगा कि किसका सैनिक पावर सबसे अधिक सबसे प्रबल है, क्योंकि लड़ाई बहुत आर पार की लड़ाई होने वाली थी। तो बैटल ऑफ बक्सर जब अंग्रेजों ने लड़ा तो एकदम वहां पर जो है आर पार की लड़ाई हुई, उसमें पूरा का पूरा अपने प्रभुत्व को दिखाया गया, अपनी पावर को दिखाया गया, अपनी सैनिक क्षमता को दिखाया गया, और उसमें अंग्रेजों ने जो है आप देखेंगे इन त्रिगुट जो लोग थे इनको पराजित कर दिया। तो बक्सर के युद्ध के बाद यह कह दिया गया कि अब पूरे हिंदुस्तान में
बक्सर के युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, कि पूरे हिंदुस्तान में अब अंग्रेजों का मुकाबला करने वाला कोई इंडिविजुअल शक्ति नहीं है, कोई अकेला पावर ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला करे। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद यह कह दिया गया कि अब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित बिल्कुल होगा और कोई भी इनका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। लेकिन प्लासी के युद्ध में क्या था कि संशय बना हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने आप को दिखाया तो जरूर, लेकिन एक कूटनीतिक विजय की, धोखे से उन्होंने जो है युद्ध को जीता था। प्लासी के युद्ध में रण थोड़ी ना हुआ था, बस कुछ सैनिक उधर के मर गए, कुछ सैनिक 2 4 10 इधर के मर गए। वो तो वहां पर रण का मैदान छोड़ करके सिराजुद्दौला के द्वारा निकल जाना, मीर जाफर का धोखा देना, उसमें इस वजह से जो है अंग्रेजों की जीत हो गई। लेकिन जीत तो हुई। तो पूर्ण रूप से प्रभुत्व जो बनेगा अंग्रेजों का, पूर्ण रूप से प्रभुत्व, वो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद बनेगा। लेकिन प्रारंभिक इनिशियल जो विजय है वह प्लासी के युद्ध से ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पहली बार बंगाल पर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बनता है वह प्लासी के युद्ध के बाद बनता है, और पूरे भारत में जो प्रभुत्व बनने की बात होती है वह बैटल ऑफ बक्सर। तो यहां पर आप 2 प्रश्न में फंसेंगे। कुछ एक जगह पर हमने देखा कि बक्सर की लड़ाई को आंसर दे दिया है, कुछ एक जगह पर हमने प्लासी को भी देखा, लेकिन अंततः जब कई सारे टीचर्स से हमने बात की और कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को लेकर के जब डिबेट हुआ तो वहां पर इसका आंसर दिया गया कि अगर प्रश्न में आ जाए कि ब्रिटिश प्रभुत्व का को प्रारंभ किसने किया, प्रारंभ तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो यहां पर आपका यह आंसर हो जाएगा कि प्लासी के युद्ध ने जो है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। जो लोग बक्सर का आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, हम भी इनिशियल स्टेज में बक्सर को ही ध्यान में रखते थे, लेकिन जब हमने इस प्रश्न को देखा तो यहां पर ये पॉइंट्स बन जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्लासी। ठीक बेटा सौरभ, घबराना नहीं है, 100% ऐसे नहीं लिखते हैं। क्वेश्चंस की लाइन को आप देखेंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप क्वेश्चंस की लाइन को देखें। ठीक है, और मान लीजिए किसी भी प्रश्न में हमारे आपके आंसर में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो नाराजगी नहीं होना है, हम लोग उसको बाद में भी देख लेंगे, बट आप इस बात को चले कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर प्लासी का युद्ध होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, यह भी है मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस में, और ये क्वेश्चन है प्री 2008, 2008 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता। ठीक है, प्रश्न को बड़े बारीकी से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर जाते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बात कर रहे हैं, और इनका प्रश्न क्या है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा प्रश्न पर ध्यान दो, कि कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ध्यान रखना, सारा जो गेम यहीं पर है, सैन्य सफलता। ठीक है, यानी कि मिलिट्री सक्सेस जो इनका हुआ था, इस पर ध्यान देना है कि इनमें से ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सैन्य सफलता का एक निर्णायक जो माना गया कि अब ये मान लेना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज है वो सबसे मजबूत है, सबसे बेहतर है। ऑप्शन में आप देखेंगे बक्सर का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। फिर एक बार मैं डेट्स को लिख देता हूं, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, पानीपत का युद्ध, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग तृतीय युद्ध को ले लेते हैं। वैसे 1526, 1556 और 1761। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। मैं फिर कह रहा हूं कि इसके सही आंसर को आप सीधे दे सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन को कट करना सीखिए। देखिए, क्योंकि यहां पर पानीपत का युद्ध दिया हुआ है, ठीक है, और आप देखेंगे कि पानीपत का युद्ध इसमें पहला दूसरा तीसरा नहीं दिया है, इसमें कई सारे ऑप्शन, कई सारे कंफ्यूजन आपको यहां पर बन सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को कट कर देना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हो रहा है? 1576। जाहिर सी बात है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में हुआ, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कुछ हिंदुस्तान में था ही नहीं। ये भी ऑप्शन आपके पास कट हो गया, यानी कि अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देना शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ लोग अभी भी
ए आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं फिर कह रहा हूं बेटा ध्यान देना है, और जो मैं व्याख्या करूंगा उस पर आप लोग जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। काफी लोग ए, काफी लोग बी, मैं सबको देख पा रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अब इसकी व्याख्या बहुत अधिक समय नहीं लेनी है करने को, सीधे आप समझ पा रहे हो कि जब आप यहां पर देखेंगे सैन्य सफलता की बात कर देता है, तो सैन्य सफलता में निश्चित रूप से यहां पर सही आंसर होगा आपका बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मैं पहले वाले में क्यों आपको इतना डिटेल बताया कि प्लासी और बक्सर, प्लासी में क्या था, वहां पर सैनिक क्षमता, सैनिक प्रतिभा को नहीं देखा गया। प्लासी का रण निश्चित रूप से अंग्रेजों ने जीता, लेकिन सैनिक प्रतिभा के बल पर प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों ने नहीं जीता था, वहां पर धोखेबाजी का युद्ध था, ठीक है। लेकिन बक्सर का युद्ध जो हुआ, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें सैनिक प्रतिभा के बल पर जो है, मिलिट्री पावर के बल पर जो है, अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में जो है बाकी के लोगों को पराजित किया। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि सैन्य सफलता की अगर बात की जाएगी तो बक्सर का युद्ध जो है, यह जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाएगा। तो यहां पर जो है आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ठीक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न खैर बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता आपसे पूछना, लेकिन चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया, इसलिए मैं आपके बीच में इस प्रकार के प्रश्न को रखता हूं। वैसे तो आप इस प्रश्न का आंसर तो सीधे दे सकते हैं, उत्तराखंड यूडीए एलडीए, ठीक है, और इसके बाद मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2006 और उत्तराखंड 2007। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका तैयार रहेगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी स्टेट में एग्जाम देंगे उसका लाभ आपको मिलता है। देखिए, जो लोग एमपी पीसीएस 2006 का एग्जाम दिए होंगे, वे लोग अगर उत्तराखंड एग्जाम देने गए होंगे तो इसी प्रश्न को सीधे पूछ लिया गया था। तो इसीलिए बार बार क्वेश्चंस का रिपीटिशन बनता रहता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया, यहां पर देखिए ऑप्शन है, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम अपने को लेना ही नहीं है, सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? ये उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2005 का प्रश्न है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो यहां पर भी आप देखेंगे कि इसका सही आंसर होगा प्लासी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुए थे। बाकी के बारे में आप जानते हैं कि वांडीवास, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, यह किसके किसके बीच हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, आप देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। मंगेर, ये भी नहीं। बक्सर में आपको पता है कि डिसमिस नवाब मीर कासिम थे, ठीक है, और इसके साथ दो लोग और लड़ाई किए थे, ठीक है, ये भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लासी। अगर सही जान रहे हैं तो तुरंत आप आंसर देंगे, नहीं जान रहे हैं तो कट करना सीखिए। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा प्लासी। ये क्वेश्चन बना है यूपीपीसीएस मेंस 2005 में, ठीक। आइए हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने अच्छे तरीके से का मतलब कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक तौर पर किसने फाउंड किया, इसको स्थापित किया? क्वेश्चन है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007, ठीक है। यहां पर कई सारे नाम हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक। वैसे तो बेटा एक बात और भी है कि इसमें आप देखेंगे कि इस प्रश्न में ऑप्शन एक और आना चाहिए था। इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि ये क्वेश्चन ही गलत जाएगा एग्जाम में, ठीक है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर होगा। हम 1 मिनट में आ रहे हैं।
ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसे में जो है आप इस क्वेश्चंस में आपको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? देखिए कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उन सभी स्टेटमेंट्स को सीधे याद करना होता है आपको, उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं होता है, सीधे आपको उसको याद कर लेना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, तो आप यहां पर देखिए सेना नायक कौन था। यहां पर ऑप्शन दिया है अल्बुकर्क, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दरअसल यहां पर सही आंसर जो आपका अधिक टाइम मिलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट है सीधे आपको याद करना होता है। रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न। और आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव कंपनी में एक क्लर्क था और अपनी योग्यता की बल पर जो है वह आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल तक के पोस्ट पर पहुंचता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक स्टेटमेंट है कि इसे स्वर्ग से उत्पन्न, ठीक है, सेना नायक कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग सीधे याद रख लेंगे। ठीक है, इसको सीधे याद रखेंगे। ठीक, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर आपका आंसर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विस 2010 में यह प्रश्न आया हुआ है, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? ठीक है, तो प्लासी कहां स्थित है? देखिए सीधा भी आंसर आप दे सकते हैं और चाहे तो आप कट करके दें। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये दो नहीं। प्लासी जो है वह पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, नदिया जिला। ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो है प्लासी है और नदिया पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो है डी, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ममता, सौरभ, ठीक है, शमकार, अनडिफाइंड, बेटा बहुत बढ़िया प्रयास आप लोगों का, बहुत शानदार, अल्टीमेट अल्टीमेट। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सोनू, अमन, ठीक है, गोविंद, दीपक, नेत्रपाल, धीरज। ठीक है, मैं आप सभी का नाम पढ़ पा रहा हूं और कुछ लोग छूट भी रहे तो नाराज नहीं होंगे, वो भी अपने को दिख रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहां पर देखेंगे, यह प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003। क्वेश्चन है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अच्छा क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने अपनी राजधानी शिफ्ट की? तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा भाई। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, हमने कई बार इसको बताया था। ठीक है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर हिंट देता हूं। सबसे पहले बंगाल की जो राजधानी थी ढाका थे, ढाका के बाद कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, ढाका के बाद अगली राजधानी मुर्शिदाबाद बनी और मुर्शिदाबाद के बाद कैपिटल को शिफ्ट किया गया मुंगेर। तो ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए दो प्रश्न बन सकता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने बनाया, और फिर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी को शिफ्ट किया। ठीक है, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन देखिए, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। अलीवर्दी खां के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिराजुद्दौला के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मीर जाफर के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां पर जो सही आंसर आपका है बेटा वो क्या है? बहुत बढ़िया, मीर कासिम। तो मीर कासिम ने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और ढाका से मुर्शिदाबाद किसने राजधानी बनाया था? जल्दी मुझे बताएं। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी, यानी कि ढाका टू मुर्शिदाबाद
जल्दी से बताओ भाई, ढाका टू मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था? इस प्रश्न को भी यहीं पर देख लेते हैं। ढाका टू मुर्शिदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। ढाका टू मुर्शिदाबाद, भाई इस प्रश्न का आंसर तो आपको मीर कासिम मिल गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन ढाका से मुर्शिदाबाद कौन? अभी तक आंसर नहीं आया भाई। अभी भी सही आंसर नहीं आया, जल्दी से मुझे बताइए तो। ठीक, ढाका से मुर्शिदाबाद बाई मुर्शीद कुली खां। आपको याद होगा ना कि मुर्शीद कुली खां ने जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था ढाका से मुर्शिदाबाद, और यहां पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर फिर शिफ्ट किया गया बाई मीर कासिम के द्वारा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस की जब हम लोग प्रैक्टिस करें ना, मेरा मानना है कि जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो बेटा, तो उसमें सारे ऑप्शन को देखना चाहिए। सारे ऑप्शन का मतलब कि राजधानी बंगाल की कहां से कहां शिफ्ट हुई, कहां से कहां ट्रांसफर हुई, तो इन सब पर आपको हर प्रकार के ऑप्शन को चेक करना चाहिए। क्या पता कि अगले क्वेश्चंस में आपको ढाका से जो है मुर्शिदाबाद क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, क्या पता कि अगले एग्जाम में आपको ढाका से मुर्शिदाबाद के बारे में, तो इसको आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो आई होप कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर ठीक दिया होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, अब जाकर के आंसर आया मुर्शीद कुली खां, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वें प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं। प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें, और ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री, ठीक है, 1990 और 2003। ठीक है, इसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2003, फिर यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002। तो देखिए इतनी बार इस प्रकार के प्रश्न को पूछा गया है, और मैं आपसे बता दूं कि ये वही प्रश्न है जो इसके पहले आ चुका है, बस थोड़ा से शब्दों में बदलाव होता है। तो हम चाहेंगे कि जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे दें, बट ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस है ना, इसके की पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि कहा क्या रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, यानी कि अंग्रेजों के भारत में इसमें से कौन सा ऐसा युद्ध है जिसने अंग्रेजों को पूरे भारत में इस बात को लेकर के आश्वासित कर दिया, लोगों के मन में यह बात आ गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था इसमें अंग्रेजों ने पहली बार मिलिट्री पावर को दिखा दिया। तो बेटा इसका आंसर आप बताइए तो। कई सारे लोगों ने बक्सर, ठीक है, लगभग हमारे कई सारे विद्यार्थी इसका आंसर दे चुके हैं, तो मुझे भी मान लेना चाहिए एकदम सही जवाब आपका है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है आप देखेंगे ना, भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, बाकी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, बहुत बढ़िया भाई। बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सही आंसर ए है, गुड। बक्सर का है, बैटिला बक्सर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2016 में 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है भाई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। बेटा देखो फिर वही क्वेश्चंस है, और पीसीएस मेंस 2016 में मैं चाहता तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं हटा सकता था, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जब क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, मैं कितनी बार आपको बताया कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना के जाते हैं, ठीक है, और किसी भी एग्जाम्स को आप देते हैं, तो निश्चित रूप से 60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मुन्ना जो रिपीट होते हैं। और हर क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी क्लास होता है, मैं हर बार अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर कमांड कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और आप खुद देख पा रहे होंगे कि लगातार वही सारे प्रश्न हैं और एग्जाम में बन रहे हैं। ये 2016 उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे प्रश्न क्या, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक निर्णायक जो है बक्सर का युद्ध ही है।
ठीक है, ये सबसे अधिक निर्णायक साबित हुआ क्योंकि इसमें इन्होंने मिलिट्री पावर को दिखा दिया। ठीक, बाकी के बारे में आप देख रहे होंगे। तो बक्सर का जो युद्ध है ये सही आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अजय कुमार ने लिखा है कि ऑल लिखा है या अली लिखा है बेटा, समझ नहीं पा रहा हूं। बाकी सबने ए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12। इस प्रश्न में देखिए क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? वही सेम क्वेश्चंस यूपीपीसीएस मेंस 2016 बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये भी सेम आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब जरा इस प्रश्न को देखिए। ये मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2005 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो ऑनलाइनर क्वेश्चंस, बट यहां पर आपको देखना है। वैसे मैं आपको जब हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, मैं आपको बताऊं। इस प्रकार में आप देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था? 1764 में। अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक होना चाहिए? या तो जो मुगल राजवंश हैं उनकी लिस्ट आपको पूरी याद हो कि कौन कब से कब तक शासक रहा, और आपको यह दिमाग में बना रहना चाहिए कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर देने के लिए, ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है, बट हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। या तो इसके लिए ये डेट आपको याद हो 1764 में बक्सर की लड़ा गया, और इसके बाद अब आपको क्या याद होना चाहिए? या तो जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, ठीक है, उन सभी मुगल बादशाह का टाइम पीरियड आपको याद हो, तब आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर पाएंगे कि कौन सा शासक रहा होगा। दूसरा आप देखेंगे कि इनमें से कुछ एक युद्ध ऐसे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्लासी है, बक्सर है, ठीक है, क्योंकि उस समय मुगलों का पतन हो रहा है, बंगाल में जो स्वतंत्र शासक हैं वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में आपको सीधे याद कर लेना चाहिए। ठीक, या आप ऐसा करें कि 1700 के बाद जो मुगल बादशाह हुए हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि सभी मुगल बादशाहों के डेट्स को याद कर पाना वो ठीक भी नहीं है, मुश्किल भी है, और याद भी नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से अगर आप ट्रेंड में लाओगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जब युद्ध होते हैं तो उस दौरान आपको खुद ही याद रखना चाहिए कि बंगाल में नवाब कौन था, मुगल बादशाह कौन था। तो आपको पता है कि इस प्रकार के युद्ध क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं बेटा, ये एमपीपीसीएस प्री का है। और आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि जो बक्सर का युद्ध था वह, अगर आपको सीधे नहीं याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आपको पता है कि कंपनी और एक तरफ ये ग्रुप ए और ग्रुप बी, और एक तरफ कौन था? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम डिसमिस नवाब था, यानी कि पदच्युत नवाब, जो सत्ता से हटा दिया गया था, पदच्युत नवाब, ये डिसमिस नवाब था। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, और कई बार हमने क्लास में बताया कि शाह आलम द्वितीय जो है ये मुगल बादशाह थे। जब जो है मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया था सैनिक सहायता मांगने के लिए, तो आपको पता है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अपने जो सेनापति था, ठीक है, उससे दुखी होकर के अवध में शरण लिए हुए थे। तो शाह आलम द्वितीय, आइए इस ऑप्शन में देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय दिया है कि नहीं। हाँ, तो शाह आलम द्वितीय आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शाह आलम द्वितीय। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अल्टीमेट, गुड गुड। कुछ लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं ए डी ऐसे करके, बाकी अधिकांश विद्यार्थी हमारे ठीक चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। आइए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को पहले आप लोग पढ़ें।
क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है और मैं विद्यार्थी से भी बताता हूं। और यह प्रश्न देखिए कब पूछा गया है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2016 का एक क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। और आपके पास ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। देखिए सही आंसर पर तो हम पहुंच सकते हैं, बट हम आपको बता दें, आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला की पराजय हुई और उसके बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन और उसके मित्रों की सहायता से मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो आपको पता है कि ये 1757 में ही चल चुके थे। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 64 में। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, अब मीर कासिम और नजमुद्दौला, बेटा हमने क्लास में बताया था आपको कि बक्सर का जब युद्ध समाप्त हुआ, बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तब मीर जाफर के छोटे बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। और प्रश्न क्या कर रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय, पॉइंट आप यहां पर ध्यान दें इस लाइन को, कि बक्सर की लड़ाई के समय, जिस समय लड़ाई चल रही है बक्सर में, उस समय बंगाल का नवाब कौन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो पीसीएस मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखिए बक्सर की लड़ाई के समय, बक्सर की लड़ाई जब खत्म हो गई 1765 में, तो नजमुद्दौला को बनाया गया। इसका मतलब कि यहां पर नजमुद्दौला भी सही नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन, एक मीर जाफर और एक मीर कासिम, और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसी में आंसर देंगे। ठीक है, मीर जाफर, मीर कासिम, और लगातार आंसर दे भी रहे हैं। कुछ लोगों ने बी दिया, कुछ लोगों ने सी दिया। एक बात आप बताइए, कॉमन सेंस सोचिए, अगर कुछ लोगों ने सी दिया, कुछ लोगों ने बी, एक बात बताइए, अगर मीर कासिम बंगाल का नवाब होता तो उसे अंग्रेजों से युद्ध क्यों करना पड़ता? वह फिर क्यों जाकर के सैनिक सहायता लेता अवध के नवाब शुजाउद्दौला से? वह क्यों जाकर के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से याचना करता कि आप हमें सैनिक सहायता दीजिए? और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये डिसमिस नवाब था, इसको पदच्युत कर दिया गया था मीर कासिम को, तभी तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया साहब। तो यहां पर ध्यान रखना है कि मीर कासिम को जब सत्ता से हटा दिया गया 1763 में, 1763 में, तब उसके बाद इसकी जगह पर पुनः मीर जाफर को बुलाया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसी से तो असंतुष्ट होकर मीर कासिम जो है जाकर के अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि करता है और जो है सैनिक सहायता की मांग करता है। तो इसको सोचना है आपको कि मीर कासिम अगर नवाब होता तो ऐसी स्थिति बनती ही नहीं। तो मीर कासिम को डिसमिस कर दिया गया, इससे पहले भी हमने आपको बोला और कई सारे लोगों ने आंसर दिया है। तो मीर कासिम को डिसमिस कर दिया गया था, उसकी जगह पर 1763 के बाद नवाब किसको बनाया गया था? मीर जाफर को। और मीर जाफर कब तक नवाब थे? बक्सर का जब युद्ध लड़ा गया उस समय मीर जाफर नवाब था। बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, तब उसके बाद आप देखेंगे 1765 जो शुरू होता है तो मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह पर अंग्रेजों ने उसके छोटे बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। यह सही आंसर, और अमूमन विद्यार्थियों को गलत होता है। अब जाके सही दिया। ठीक है, सन्नी बोल रहे हैं सी, बेटा सी नहीं। सोमेश करेक्ट आंसर। बेटा अनडिफाइंड तुम भी सी आंसर दे रहे हो, बाकी हमारे सारे स्टूडेंट्स कहां चले गए? बी आंसर है। ठीक है, सी नहीं देना है अब आपको। ठीक है, राम राम ओशियन अकेडमी इंदौर से, राम राम गोविंद राय, बहुत बी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक लिख रहे हैं नजमुद्दौला नन्ना मुन्ना बच्चा। बेटा नजमुद्दौला नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं बोलना है आपको, आंसर बताओ, आंसर बताओ मुन्ना। गुड। अभी भी कई सारे लोग सी दे रहे हैं, बेटा सी नहीं बी आंसर। ठीक है, और ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में, और इसी क्वेश्चंस को उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया।
ठीक है, इसी प्रश्न को रिपीटिशन हो रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, ठीक है, वह कौन था? ऑप्शन में है फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, हम आपको बता दें कि उस समय मुगल के अधीन ही राज्य हुआ करते थे अमूमन, और उन्हीं के द्वारा ही यह कार्य होता था। तो शुजाउद्दौला कट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, की पॉइंट समझिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, पहली संधि जो इलाहाबाद की हुई थी वह 12 अगस्त 1765 और किसके किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और दूसरी संधि जो हुई थी वह 16 अगस्त 1765 शुजाउद्दौला और इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। आपको पता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 को, तो बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की जीत होती है और पराजित कौन हुआ? डिसमिस नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो बक्सर के युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद गवर्नर वेनिस्टार्ट की जगह पर गवर्नर बनकर के आता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। अब जब 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो लोग लड़े हुए होंगे उनको तो बुलाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? मुगल बादशाह शाह आलम को भी बुलाएगा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बुलाएगा। तो बेटा आपको यहां पर याद होगा, बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। कहानी होती कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बुलाता है और उनके साथ समझौता करता है। समझौता क्या था भी आपको याद हो जाएगा। आपको याद होगा कि चूंकि मुगलों के अधीन बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है, और जो दीवानी है, जो रेवेन्यू है, दीवानी यानी कि रेवेन्यू, राजस्व, वह किसके पास जाता था? मुगलों के पास जाता था। तो अभी तक जो था, जो बंगाल बिहार उड़ीसा है, उसकी दीवानी पर राइट किसका था? मुगल बादशाह का था। और मुगल बादशाह कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय था, क्योंककि बक्सर के युद्ध में वो लड़ा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जो है जब 12 अगस्त को इलाहाबाद में संधि करता है 1765 में, तो उसने क्या कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दें। तो मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा की दीवानी मुगल बादशाह को दे दी थी, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह से शाह आलम द्वितीय जो था उससे रॉबर्ट क्लाइव ने ले लिया और उसके बदले में उनको 26 लाख रुपए पेंशन दे दिया। तो यहां पर हमने इस बात को आपको बताया था और प्रश्न भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो शाह आलम द्वितीय, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। देखिए 12 अगस्त को जो है जो समझौता हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ, उसमें यही था कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कंपनी को दे देंगे। और यहीं से इसके बाद जो है मुगल शासक एकदम धीर अधीर होते चले गए। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे आंसर दे रहे हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, गुड। बेटा ममता बी आंसर नहीं होगा, शाह आलम द्वितीय सी आंसर होगा, ठीक है। सोमेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं।
क्वेश्चन 16 यहां पर देखिएगा, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ठीक सेम वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जीआईसी 2010 2010 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन वही है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बंगाल के नवाब, ये तो है नहीं, ठीक है, और बाकी तो इजी हो गया, इंग्लैंड के शासक नहीं, अफगान के राजा नहीं, मुगल सम्राट। तो ये थोड़ा सा इजी है, वही शाह आलम द्वितीय की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न सीधे आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? देखिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है बेटा, कब पूछा गया है? उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस मेंस 2004 में, 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। और क्या कह रहा है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। कॉर्नवालिस है नहीं, बेलेजली है नहीं, विलियम बेंटिक सब बाद में आएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा जो है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है 48 to 52 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2008 का। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब देखिए यहां पर सेम क्वेश्चन वही है, बट थोड़ा सा टेक्निकल बदलाव कर दिया है कि इसमें डेट्स दे दिया है, ठीक है। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 21 अगस्त 1765। अब अगर आप 65 याद किए होंगे तो आप फंस जाएंगे, इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें पहला और दूसरा, उसके डेट को हमने बार बार आपको बताया था कि पहला 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। तो यहां पर आप देखेंगे कि 12 अगस्त 1765 को ही जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया। तो ये भी आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ए, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बहुत बढ़िया, गुड गुड। आइए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? बेटा ये प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पर एक बात हम आपको बता दें, जो दीवान बनाए गए थे उसमें 2-3 नाम हम आपको बता दें। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां पर अपने दीवान नियुक्त करेगी, ठीक है। तो कहां कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां पर कंपनी के द्वारा बंगाल जो है ये दीवान नियुक्त किया जाएगा। तो बंगाल में रजा खां को बनाया गया, रजा खां। बिहार में राजा सिताब राय को, सिताब राय। उड़ीसा में राय दुर्लभ को। ये सब कंपनी के चमचे थे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बंगाल में रजा खां को दीवान, बिहार में सिताब राय को और राय दुर्लभ को। यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने अधिकार में प्राप्त कर लिया, वहां की दीवानी उसे कंपनी को मिल गई। अब कंपनी वहां पर एक तरीके से दीवान नियुक्त करेगी, ठीक है। तो कंपनी ने 3 दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल में रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। अब प्रश्न कर रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद कहां है भाई? मुर्शिदाबाद बंगाल में है, ठीक है, कहां है? बंगाल में है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बंगाल का दीवान कौन होगा? रजा खां। तो सही आंसर आप देखेंगे मोहम्मद रजा खान, ये आपका सही आंसर है ए, मोहम्मद रजा खान। बहुत बढ़िया। लालू, सौरभ, सोमेश, ममता, अनडिफाइंड। बेटा तुम डी क्यों जा रहे हो? सैयद गुलाम हुसैन तो कभी नाम ही हमने नहीं लिया था मुन्ना, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा मोहम्मद रजा खान,
ठीक, और इसको आपको याद कर लेना है कि बंगाल में दीवान कौन बना। जब कंपनी के अधीन बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी आ गई थी तो उन्होंने बंगाल में रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को उन्होंने जो है दीवान नियुक्त किया था। ये कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए सबको इसको याद करना है आपको। ठीक है, आप यहां पर भी चाहे तो इसको कर सकते हैं। रजा खां को बंगाल, यहीं पर पॉइंट ऐड कर लें आप, बंगाल। सिताब राय आपका बिहार हो गए, राय दुर्लभ आपका उड़ीसा हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ये प्रश्न IAS प्री 2002 में, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे जब अंग्रेजों का संपर्क जनजातियों से होगा, तो यहां पर इस प्रश्न को सीधे भी आप लोग सीधे याद कर लेंगे, इसमें भी ज्यादा घबराएंगे नहीं। 1765 ईस्वी में दीवाने प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यहां पर इन्होंने खासी जनजाति थी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, ठीक है, वहां पर खासी जनजाति के संपर्क में ये आए थे। यहां पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, इस पर हम चाहेंगे कि आप लोग अपना विचार दें। 18वें शतक में, यानी कि 18वीं सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? और ये क्वेश्चंस आपका कब का है, ये ध्यान दीजिए, IAS प्री 2005। मैं बार बार कहता हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे लाइनें, छोटे छोटे डेट्स अगर आप याद रखेंगे जभी आप जाकर के यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। देखिए यहां पर ऑप्शन क्या दिया है, वांडी वास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब जिसको इन सभी युद्धों का डेट्स पता होगा वही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, लेकिन आईएएस में जब पूछा गया तो देखिए 4 युद्ध दे दिया और ABCD ऐसे करके दे दिया। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। अब पहले हम आइए सारे जो युद्ध हैं, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, इसके डेट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं वांडीवास का युद्ध। आपको पता है कि हम लोगों ने जब एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ा था, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो आपने देखा वो कर्नाटक में देखा। और कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी 3 बार आमने सामने हुए, हालांकि पहली बार तो न के बराबर, लेकिन दूसरी और तीसरी बार एकदम आमने सामने हुए। तो आप वहां पर देखेंगे कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ, इसे हम लोग अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में देखते हैं। उसके बाद सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ, उसके बाद थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ। तो आप देखेंगे कि पहले कर्नाटक वॉर में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पहले कर्नाटक वॉर में सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा गया। दूसरे कर्नाटक वॉर में कौन सा युद्ध लड़ा गया? दूसरे कर्नाटक वॉर में अंबुर का युद्ध और जिंजी का युद्ध लड़ा गया। और तीसरे कर्नाटक वॉर में कौन सा युद्ध लड़ा गया बेटा? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। कहा जाता है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद जो पेरिस की संधि हुई, उसके बाद यह तय हो गया कि अब फ्रांसीसी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक सत्ता पर अपना परचम लहराएगी। तो थर्ड कर्नाटक वॉर जो हुआ उसी में वांडीवास की लड़ाई हुई। और वांडीवास के युद्ध के बारे में अपने आपसे खूब डिस्कस किया था कि 1760 ईस्वी में, 1760 में वांडीवास का रण देखा गया। तो यहां पर आप देखेंगे वांडीवास का जो युद्ध है यह होगा आपका 1760। ठीक है, चलिए बक्सर के युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा आपको बताना नहीं है, इसको आप समझ पा रहे हैं। 1764 लगातार आप अभी तक देखे हैं। हमने बताया अंबुर का युद्ध या अंबर का युद्ध। सेकेंड कर्नाटक वॉर जो हुआ था, सेकेंड कर्नाटक वॉर में अंबुर का युद्ध और जिंजी का युद्ध हुआ था। तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद प्लासी का युद्ध दिया है 1757 में। अब आपको ये डेट्स मिल गए। अब कह रहा है कि सही कालानुक्रम क्या है?
तो भाई इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका 1749, यानी कि सबसे पहले अंबर आ जाएगा। तो इसमें अंबर कहां दिया हुआ है, चलिए दो जगह दिया हुआ है, यानी कि देखिए 1760, 1764, 1749, 1757। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको अंबर का युद्ध 1749 है, यानी सबसे पहले वो आएगा, तो आपका ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है, बी और डी। तो एक तो क्लियर हो गया अंबर का युद्ध। उसके बाद दूसरा डेट कौन सा है बेटा, उसके बाद प्लासी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो 1757। तो देखिए इसके बाद यहां पर अंबर के बाद प्लासी दिया हुआ है। अब जैसे आप दो मिला आपको, और यहां पर देखिए बक्सर दे दिया, यानी कि अब आगे आपको चेक ही नहीं करना होता। अगर टाइम सेविंग करना है, एग्जाम में बचाना है, तो आगे आपको चेक नहीं करना होता है, तुरंत आपका सही आंसर हो जाएगा जो है बी। तो जब आप एग्जाम दे तो आप ये भी इस तरीके से देखने का प्रयास करें कि पहला और दूसरा आप कट कर दिए। अब सिर्फ दो ऑप्शन में ए और डी आपने जो है सॉरी ए और सी आपने कट किया, बी और डी आपके पास बचा हुआ है। अब इसमें आप अपना दिमाग लगाएं कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे टाइम बचाने के लिए आपने तुरंत अंबर का युद्ध, उसका प्लासी का युद्ध देख लिया। यहां पर अंबर के बाद बक्सर का था, जबकि बक्सर से पहले प्लासी हुआ, तो आपका सही आंसर यहां पर ये हो जाएगा। ये आईएएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। देखिए मैं हर बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, बेटा मेहनत खुद करनी है। हमें मान लो डेट्स याद है, लेकिन आपको भी क्या करना होता है, कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनको आपको याद करना है। वो चाहे डेट्स द्वारा, चाहे आप जो है उसको कार्य कारण के तरीके से, कौन सी घटना पहले हो रही फिर उसका क्या परिणाम हो रहा है, किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। और मैं हर बार कहता हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही जब आप ध्यान में रखेंगे तभी आप बड़े क्वेश्चन बना पाएंगे। यही प्रश्न अगर अलग से दे देता कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप कहते तो कांस्टेबल का क्वेश्चन है। दो डेट्स पूछता तो आप कहते नहीं सीजीएल स्तर का आ गया, पीसीएस का आ गया। अब ऐसे दे दिया, सेम वही है, अलग अलग करके देखेंगे तो एकदम ऑनलाइन, और एक साथ दे दिया तो आईएएस का हो गया। मेरा मानना है जो भी बच्चा सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करता है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़ी गंभीरता से समझता है। और आपको इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आए हुए हैं हम बेहतर करके जो है आपके साथ लेकर के आएंगे। इसके बाद फिर मैं और भी जो संभावित प्रश्न होंगे एग्जाम के, उस पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो आप यहां पर इस बात को देख पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात हम लोग करते हैं। चलिए 22 क्वेश्चंस आप एक बार इसको देखें। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे, राधिका साहू, माधुरी, लालू, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए। ठीक है, वो फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ कौन था जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, यानी कि वांडीवास। यहां पर दिया हुआ है काउंट डी लाली, फ्रांसीसी मार्टिन, डुप्ले और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो थर्ड कर्नाटक वॉर, और क्लास में भी जब आप लोग क्लास किए होंगे वहां पर आपको याद होगा, उस पर मैं डिटेल बताऊं कि मैं एक बार आंसर देखता हूं कि आप लोग क्या दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ए दिए हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। बेटा एक बात सुनो, जब सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ तो सेकेंड कर्नाटक वॉर के दौरान जब युद्ध चल ही रहा था एक तरीके से, तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसको बुला लिया गया और उसके जगह पर गोडेहू को जो है फ्रांसीसी कंपनी की कमान संभाली दी गई। गोडेहू जब बनता है तो उसके बाद आप देखेंगे वह जो है पौंडीचेरी की संधि करता है। ठीक है, उसके बाद जब गोडेहू का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके जगह पर काउंट डी लाली को जो है कंपनी का सर्वे सर्वा बना करके भेज दिया फ्रांसीसी सरकार ने। और काउंट डी लाली जब सर्वे सर्वा बनकर के आया तो अताताई हो गया और उसने क्या किया, शुरू कर दिया 1758 में
उसने कई जो है अंग्रेजी बस्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और जिसका परिणाम था कि 1760 में जो है वांडीवास के मैदान में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मुकाबला हुआ। तो उस समय कंपनी का सर्वे सर्वा काउंट डी लाली था वांडीवास के रण के दौरान, और आप वहां पर देखेंगे कि काउंट डी लाली ही पराजित हुआ था। तो यहां पर सही आंसर आपका होगा काउंट डी लाली। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का ये जो है क्वेश्चन है, और जिसको आप यहां पर देख पा रहे होंगे काउंट डी लाली। ठीक है, इसी पराजय के बाद आप देखेंगे कि 1760 में इनकी पराजय होती है, और 1763 ईस्वी के आसपास एग्जैक्ट मैं समझ रहा हूं कि जो पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि में इस बात को तय कर दिया गया कि अब कंपनी फ्रांसीसी कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब हिंदुस्तान के व्यापार पर एकाधिकार करेगी और शासन सत्ता पर भी अधिकार करेगी। क्यों? क्योंकि एक साल के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध देखा आपने, और बक्सर के युद्ध में आपने देखा कि अब कंपनी ने तो तबाही मचा दी। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे काउंट डी लाली आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी लगभग कुछ उसी प्रकार से है। वांडीवास की 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 में, ठीक है, वह फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। क्योंकि वांडीवास का जो युद्ध है वो कर्नाटक वॉर का हिस्सा है, और कर्नाटक वॉर जो लड़ा गया अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में, तो इसीलिए आप इस ऑप्शन को कट कर देंगे और इस ऑप्शन को कट कर देंगे। ये सब आपको आना चाहिए तरीका। अब आपके पास सिर्फ दो बचा, एक ए और एक सी। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो अभी आपने इससे पहले देखा कि वांडीवास के मैदान में काउंट डी लाली बुरी तरह पराजित हुआ, और काउंट डी लाली सर्वे सर्वा था फ्रांसीसी कंपनी का, यानी कि फ्रांसीसियों की पराजय हो जाती है। तो जीतेगा कौन? ब्रिटिश। तो आप यहां पर देखेंगे कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ये गलत, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये आपका सही होगा। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक, आइए नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। निम्नलिखित में से ये आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, अच्छा, इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप करें कभी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, युग्म यानी कि जोड़ा, तो इसमें से अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आपको मिल जाए जिसमें आपको लग रहा है कि यह एकदम एकदम मतलब एग्जैक्टली जो है एक्यूरेट, ये सही है, तो बाकी आपको अन्य ऑप्शन को चेक ही नहीं करना चाहिए समय बचाने के लिए। यानी कि इसमें से कोई भी एक ऐसा, इसमें आप श्योर हो कि नहीं सर ये तो कंफर्म है, तो बाकी के ऑप्शन को नहीं देखना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रयास करिएगा कट करने का, क्रॉस करने का, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर दो आपके पास आएगा, दो में से एक आप चूज कर ले, संभावना बनेगी 50%। देखिए, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ठीक है। अब आपको पता है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ? तो आपको पता है कि मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम एक साथ, और दूसरी तरफ आपको पता है कि वेनिस्टार्ट, ठीक है, वेंसीटार्ट और हेक्टर मुनरो, और उनका सहयोग कौन दे रहा है, या उसमें बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है? मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। तो मीर जाफर तो क्लाइव के विरुद्ध था ही नहीं, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वांडीवास का युद्ध अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब तो आपको ये सीधे मिल गया, तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। अब आगे आपको चेक ही नहीं करना होता है, ठीक है, आगे आपको नहीं देखना होता है कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी आगे मैं आपको बता दूं, ये जो चिलियावाला का युद्ध है बेटा ना, ये चिलियावाला का जो युद्ध है, ये डलहौजी बनाम आप देखेंगे सिख, जब हम लोग एंग्लो सिख अभी पढ़ रहे हैं ना, तो एंग्लो सिख वॉर में हम लोग चिलियावाला के युद्ध को पढ़ेंगे। तो यहां पर मराठे नहीं होंगे बल्कि यहां पर सिख होंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि यह भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि मराठा दिया हुआ है। खुर्दा का जो युद्ध हुआ था, खुर्दा का जो युद्ध है वो दरअसल निजाम और मराठों के विरोध में हुआ था, मराठों के साथ। इसमें कंपनी नहीं था, ठीक है, कंपनी नहीं था, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो खुर्दा का जो युद्ध हुआ इसमें मराठे थे, ये युद्ध लड़ा गया था 17
1890 के आसपास। चिलियावाला का जो युद्ध था वो 49 के आसपास, 1849 के आसपास था। बाकी सब आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चिलियावाला का युद्ध था वो जो है डलहौजी और सिख। खुर्दा का युद्ध था वो निजाम और मराठा, जबकि यहां पर चिलियावाले में सिख की जगह पर मराठा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कट हो गया, आपका सही आंसर है ये। तो चूंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको यहीं पर सही आंसर मिल गया था, तो बाकी आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर सही आंसर 24 का भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? भाई अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध भारत में किसने किया? ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। देखिए आप देखेंगे कि मुगल न के बराबर कर रहे हैं। राजपूत, जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, उस टाइम राजपूतों की सत्ता न के बराबर थी। यहां पर भी आप, अब आपके पास दो हैं, एक मराठा और एक सिख। प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो आपको पता है कि 1600 ईस्वी में, आप यहां पर देख रहे हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आती है, और इसके बाद 1757 में इन्होंने बंगाल को जीत लिया, ठीक है, 1757 में। इसका मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हरकत में आई होगी वो तकरीबन 1700 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, और 1800 ईस्वी के बीच में ये हरकत में रही होगी। यानी कि सबसे अधिक राज्यों के ऊपर दबाव बनाना, उनके साथ गेम करना, ठीक है, ये आप 17 से 1800 ईस्वी के बीच में आप देख सकते हैं। उसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पावरफुल हो गई थी। अब देखना है कि इस टाइम में इनमें से कौन सी सत्ता है जो सबसे अधिक विरोध कर सकती है। बेटा बाकी तो हम लोगों ने दो ऑप्शन तो कट कर दिया, मराठा और सिख अपने पास हैं। आपको पता है कि मराठा जो थे ना, इनका जो सैनिक प्रभुत्व है वह शुरू होता है बंदा बहादुर के बाद, यानी कि 1716 ईस्वी। उसके बाद 1716 के बाद आप देखेंगे कहानी बनती है, तकरीबन 1758 तक आप देखेंगे जो सिख साम्राज्य था वो 12 मिसलों में बटा। तो 1758 यानी कि आधा निकल जाता है, और 1758 के बाद सिख साम्राज्य जो रहा, और फिर उसके बाद रणजीत सिंह का शासनकाल चलता है, तब उसके बाद अंग्रेज मुकाबला करते हैं। लेकिन डेट अपने को 1700 ईस्वी से लेकर के 1800, इसके बीच में जो सबसे अधिक पावरफुल था वो थे मराठा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक भय अंग्रेजों को किससे रहा होगा? मराठों से। कहा जाता है कि 1761 में मराठे अगर अहमद शाह अब्दाली से पराजित नहीं होते ना, तो ब्रिटिश सत्ता को कब का उखाड़ फेंके होते, पूरे हिंदुस्तान में मराठों का शासन होता। तो इस तरह से आप देखेंगे, चेक कर सकते हैं काउंटर, कि मराठा जो टाइम पीरियड इस समय मराठों का ही टाइम पीरियड सबसे अधिक इसमें ये पावरफुल हैं और ये मजबूत है। और तनाव सबसे अधिक अंग्रेजों को किससे होगा? मराठों से होगा। इन्हीं का विरोध सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप यहां पर इस आंसर को देखेंगे, सही आंसर होगा मराठा, ठीक है, ए। तो इस प्रकार आज के इस क्वेश्चंस में आप लोगों ने तकरीबन 25 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप लोगों ने प्रैक्टिस की, और आई होप कि जो लोग क्लास को कर रहे हैं और जो विद्यार्थी नहीं भी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी लाभान्वित हैं। मेरा मानना है कि आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस इसी प्रकार से करना चाहिए। हर टॉपिक का क्वेश्चन पेपर, और किसी भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया गया कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाइए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को इकट्ठा करिए, उसको अच्छे से समझिए, बेहतर करिए, उसमें कौन सा की पॉइंट है जो आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, बेहतर करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो कल की हमारी क्लास होगी, जो शेष सेक्शन है एंग्लो सिख वॉर, उस पर हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम मराठा से अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम अपने विद्यार्थियों से एक चीज के लिए हमेशा कहते हैं कि वो बेहतर करें, जुड़े और मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित करें, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर भी आप में से हमारे कई सारे विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, और आप लोगों का मैसेज भी आता है कि सर पूरी क्लास होगी हिस्ट्री की। तो बेटा आप जानते हो कि पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है, आने वाले टाइम में हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपको क्लासेस मिलें। अभी हमारा प्रयास रहेगा कि यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर पा रहे हैं, वह जो हमारे साथ जो विद्यार्थी हमारे कक्षा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके साथ क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस में आप भी लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। और
चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी क्लास वगैरह अभी यूट्यूब पर पूरी नहीं हो पाएगी, आने वाले टाइम में हम जरूर प्रयास करेंगे आपको सहयोग मिले। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब पर कर रहे हैं उनकी अपनी एक जिम्मेवारी भी बनती है, और हम आपसे पहले ही बताते हैं कि जब आप लोग अधिकांश संख्या में शेयर करते हैं, जुड़ते हैं, देखिए ठीक है इस बात को कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप शेयर करें, बट आप इस बात को जानते हैं कि जो एक खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं, क्लास के बाद भी आप कमेंट करते हैं, और आप अपना कमेंट अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट आप करें, आप स्वतंत्र हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने को एक मजबूती मिलती है बेटा। और अगर आपसे स्टूडेंट्स जुड़ता है, अच्छे खासे क्राउड के बीच में हम लोग इकट्ठा होते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं उनके बीच से भी आते हैं, तो सॉल्व करने में मजा आता है। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग जो इसको शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, यही आपका सहयोग हमें चाहिए। और काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े, वो भी लाभान्वित हो और हम भी लाभान्वित हो, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी क्लास के बाद जो भी विद्यार्थी लगातार अभी इस क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम को देख रहे थे, कर रहे थे, हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका अपना कमेंट जरूर आना चाहिए, और निश्चित रूप से अपना कमेंट क्लास के बाद भी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपना कमेंट वो जरूर रखें, ठीक है, ताकि और बेहतर हम आपके लिए कर सके। बाकी आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, और एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से करेंगे, बेहतर ढंग से करेंगे, बट मैक्सिमम विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।